अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा अच्छे हालों में रखें। अ, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन पी। हम लोगों ने पीछे जो देखा था वो एक्स था, एक्स बार था, ठीक है। उसके हवाले से हमने देखा था। फिर हमने इसी तरह डिफरेंस देखा था एक्स बार का, ठीक है। यानी एक्स बार वन और एक्स बार टू का डिफरेंस देखा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग प्रोपोर्शन ऑफ सॉरी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और रब्बि ज़िदनी इल्मा। इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या कहते हैं कि द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन P is the probability distribution of the proportion of success obtained from all possible simple random samples of n observations that can be drawn from a Bernoulli population with proportion of success pi, ठीक है। यानी आपके पास बर्नौली पॉपुलेशन होगी। अब ये बर्नौली क्या है, आई विल टेल यू अबाउट इट इंशाल्लाह। बर्नौली पॉपुलेशन होगी, ठीक है, और प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस क्या होंगे, पाए होंगे, ठीक है। उससे आपने एन ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ करने, ठीक है, एन रैंडम सैंपल्स ड्रॉ करने। फिर क्या करना है आपने, जो आपने एन रैंडम सैंपल्स ड्रॉ किए होंगे वहां से आपने प्रोपोर्शंस निकालने, प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस निकालने। यानी एन ऑब्जर्वेशंस निकालने के बाद बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में, बर्नौली पॉपुलेशन में से एन ऑब्जर्वेशन यानी एन सैंपल्स निकालने के बाद आपने देखना है कि आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस क्या आ रही है। जो आप प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस निकालेंगी उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पी। उम्मीद है आपको बात ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है और कुछ नहीं। अच्छा, अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है या बर्नौली पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है। बर्नौली क्या है, बाई से है ना, तो बाई में आपको याद रखना चाहिए कि ये टू की तरफ इशारा होता है, टू। इसमें सिर्फ टू आउटकम्स होंगे। वो आपको पॉपुलेशन जो दो के बारे में सिर्फ बताए, मसलन मैं आपको कहती हूँ कि कल बारिश होगी या नहीं, तो आप कहते हैं नहीं, ठीक है, या आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ होगी, तो ये ठीक है। लेकिन आप में दरमियान में से अगर कोई कहे कि नहीं मैम 60% चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं, तो ये बर्नौली वाली बात ना हुई, ठीक है। हाँ या ना में आंसर करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास कॉइन है, ठीक है, कॉइन है आपके पास, तो आप कॉइन को उछालेंगे तो आपके पास या टेल आएगी, ठीक है, या हेड आएगा, ऐसे ही है ना। तो आपके पास कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आप डाई को उछालेंगे तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं, इसलिए वो बर्नौली का केस नहीं बनता। यहाँ पे देखें, ये टेल है और ये हेड है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल सोच सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ क्या कहते हैं, हमारे पास डाटा ऐसा होता है जिसपे हम ये चेक कर रहे होते हैं कि फीमेल्स और मेल्स का डाटा, ठीक है। अब अगर ट्रांसजेंडर की बात आ जाए हम उसको उसमें से स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें फीमेल और मेल का डाटा चाहिए। तो या कोई फीमेल, ठीक है, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, या कोई मेल जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं और हम उसका डाटा लेना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ टू आउटकम्स होंगे, यानी ये बर्नौली का केस है। बर्नौली को समझने की कोशिश इस तरह से करें कि आपके पास सिर्फ टू आउटकम्स होते हैं, ठीक है। और एक और बात याद रखिए, अगर हम बर्नौली को बढ़ाते जाएं, बर्नौली को हम एन तक ले जाएं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। क्या कहते हैं, बाइनोमियल, ठीक है, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, बस आप लोग जहन में रख ले, बाइनोमियल, राइट। ओके, अब आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो इस तरह निकलती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज। यानी जिस चीज में आप इंटरेस्टेड है ना उसको ऊपर रखेंगे और जो आपके पास टोटल पॉपुलेशन साइज है ना उसको आप नीचे रखेंगे, बस इतनी बात ध्यान में रखिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये है पाई, और ये कहेंगे आप, ये प्रोपोर्शन ऑफ
सक्सेस है। प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी? 1 माइनस पाई। ओके, 1 माइनस पाई, तो ये हो जाएगी पॉपुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने इसको माइंड में रखना है, और आसान भी है अगर आप इसको करें तो। ठीक है, इसी तरह अगर आपको आ जाए कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स एक्स एंड पी, यानी हम स्टैटिस्टिक की बात करते हैं। आपको मैंने बताया था कि सैंपल स्टैटिस्टिक क्या होता है, जो आप सैंपल के बारे में पता लगा रहे होते हैं। कोई फार्मूला हो सकता है, कोई आपके पास क्राइटेरिया हो सकता है, कोई आपके पास ऐसी चीज जिससे आप सैंपल को डिफाइन करते हैं, वो सैंपल स्टैटिस्टिक होगा। और पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होगा? जिससे आप पॉपुलेशन को जज करें। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब क्या है कि अगेन सैंपल स्टैटिस्टिक आप कैसे निकालेंगे? प्रोपोर्शन वाले केस में सेम सेम वही चीज आ जाएगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। ठीक है, और ये आपके पास x आ जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय n, यानी आपने अभी सैंपल की बात की, और पीछे किसकी बात की थी? आप पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, या हाँ बिल्कुल पॉपुलेशन की बात कर रहे थे। और बल्कि वो ओवरऑल बात थी। ठीक है, वो पीछे वाली जो थी ना, वो ओवरऑल बात थी। आप देख रहे थे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप बात कर रहे थे, जो भी आपके पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वाली चीज है उसके अंदर क्या होगी। अब ये क्या है कि आपने ये बताना है कि आप सैंपल के अंदर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, सैंपल के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप सैंपल स्टैटिस्टिक निकालना चाहते हैं, तो उसका भी फार्मूला यही होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए डिवाइड बाय सैंपल साइज। ठीक है, सिर्फ नोटेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी ताकि हमें पता लगता रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन ए, अगर ये पॉपुलेशन में के यूनिट्स आ रहे हैं, राइट, और सैंपल में एक्स यूनिट आ रहे हैं, तो आप प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या होगा? ये पॉपुलेशन है ना, तो पॉपुलेशन में हम मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो कैपिटल एन यूज करते हैं। ठीक है, और जो सैंपल में यूज करते हैं वो एन यूज करते हैं। ऐसा ही है ना, कि यानी एन सैंपल्स बनेंगे और ये एन पॉपुलेशन है। अच्छा, अब आपने प्रोपोर्शन निकालना है। आप क्या करेंगे? ये आपके पास ये यूनिट्स हैं इसके अंदर, तो k बाय एन कर लेंगे, और इसी तरह यहाँ पर ये n है तो आप x बाय एन कर लेंगे। ओके, अच्छा आगे हम देखते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मैं आपको पहले ही बात बता चुकी हूँ कि अगर आप उसको बर्नौली को n तक ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। ठीक है, वही बात उन्होंने इसके अंदर रिपीट की है। फिर आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी, यानी असल में जो आपने ना निकाला था, बर्नौली की हमने बात की थी। सिंपली बर्नौली आप ये समझ लें कि जिस तरह आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा बात की है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीन म्यू होता है ना, वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर होता है ना, ऐसे ही है। तो अब जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अपना मीन होगा, उसका अपना वेरिएंस होगा। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि एक चैप्टर में आप लोग नॉर्मल पढ़ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट में इंशाल्लाह आप कोई डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बर्नौली का केस आ गया है। अब ये बात आपने जहन में रखनी है बच्चे कि बर्नौली, बाइनोमियल, ये सारे जो होते हैं ना, ये आपके पास डिस्क्रीट होते हैं। क्या होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं। पहले वाला आपने क्या पढ़ा था? कॉन्टिन्यूस, तो ये आपके पास डिस्क्रीट हो जाएंगे। अच्छा, ये आपके पास डिस्क्रीट होते हैं, आपके पास आउटकम्स आते हैं 0 या 1। ठीक है, यानी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो वो ज़ाहिर 1 होगी, और नहीं अगर कुछ भी तो फिर आप आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 0 होता है ये बर्नौली के केस में। ठीक है, बाइनोमियल के केस में क्या होता है, क्योंकि उसको हम n तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, बर्नौली को उठा रहे हैं, n तक लेके जा रहे हैं, तो n की या x की जो वैल्यू होगी, सॉरी x की जो वैल्यू होगी, n की नहीं, x की जो वैल्यू होगी, वो स्टार्ट करेंगे आप 0 से, फिर लिखेंगे 1। ठीक है, फिर आप लिखेंगे 2। ठीक है, फिर आप लिखेंगे अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी ये n तक जाएगी, वैल्यू कहाँ तक जाएगी? n तक जाएगी। ये किसके केस में है? बाइनोमियल के केस में। ओके, अच्छा
अब बच्चे ये देखिए कि आप निकालने जा रहे हैं म्यू को, ऐसा ही है, म्यू निकालना है आपने, यानी म्यू से मुराद क्या है, इस इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। ओके, तो इसका जो मीन है ना वो है पाई, ठीक है। अब ये पाई क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब आपने निकालना है इसका वेरिएंस, तो वेरिएंस निकलेगा पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन, यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, और डिवाइड बाय एन। तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर। ओके, फिर आप देखते हैं कि आपने अगर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो फिर क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, ऐसे ही है ना। अंडर रूट ले लिया आपने, अंडर रूट लेने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ओके, कभी कभी हम इसको स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, और ये कब बोलते हैं आप जानते हैं, हमने पीछे देखा था, ठीक है। अगर नहीं आपको याद तो पीछे से निकाल के पढ़िए। शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा शेप कैसी होगी इसकी। अच्छा देखिए, ये बात याद रखिएगा कि हमने उसकी बेल शेप पढ़ी थी, हमने कहा था ये सिमेट्रिक होती है, ऐसे ही पढ़ा था ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p इज skewed टू द राइट इफ x लेस देन 0. सॉरी पाई लेस देन 0.5, और skewed टू द लेफ्ट इफ पाई ग्रेटर देन 0.5, और सिमेट्रिक होगी अगर आपके पास पाई की वैल्यू 0.5 हो जाएगी, ठीक है। यानी आप यूं समझें, ये अब क्या है, सिमेट्रिक टू द राइट है, ऐसा ही है ना, सॉरी स्क्यूड टू द राइट है, सिमेट्रिक नहीं है, स्क्यूड टू द राइट है। फिर इसी तरह ये स्क्यूड टू द लेफ्ट हो गई है। और अगर आप निकालना चाहते हैं सिमेट्रिक, तो ये दोनों साइडों से बराबर हो जाएगी, ऐसा ही है। यहाँ पे ड्राइंग ऐसी बनती है, इतनी अच्छी नहीं बनती। ओके, तो ये क्या हो गया, स्क्यू टू द राइट, ये क्या हो गया, स्क्यू टू द लेफ्ट। तो क्या कह रहे हैं, स्क्यू टू द राइट अगर x की वैल्यू लेस देन 0.5 होगी, यानी सॉरी अगेन मैं इसको x बोल देती हूँ, इट्स अ पाई, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पाई की वैल्यू जब लेस देन 0.5 होगी तो ये शेप बनेगी, ये लेस देन 0.5 है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शेप राइट पे बनी है। और लेफ्ट पे कब बनेगी, जब पाई की वैल्यू 0.5 से बड़ी होगी, और पाई की वैल्यू 0.5 एग्जैक्ट 0.5 होगी, तो आप कहेंगे कि आपके पास क्या बन रहा है, शेप सिमेट्रिक बन रही है। अच्छा, अब अगर आप इसे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। देखें, आपको मैंने ये बताया था कि जब भी आप z में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ऐसा ही होता है ना, यही चीज होती है। लेकिन बच्चे वहां पे x ऑब्जर्वेशंस थी आपके पास, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ये प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे p पुट कर रहे हैं, और ये म्यू ऑफ p किसका है, ये इसी p का है म्यू, ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, इसी का। तो अब आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं और आपके पास अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं। Okay, examples are there. Alhamdulillah. Population consists of 5 members. The marital status of each number is given below. ठीक है, अब देखें, आपके पास 5 लोग हैं, उनमें से कुछ सिंगल हैं और कुछ मैरिड हैं, 3 सिंगल हैं और 2 मैरिड हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको उन्होंने कहा है कि ऑल पॉसिबल सैंपल्स लें 2 मेंबर्स का विद रिप्लेसमेंट का केस हो फ्रॉम दिस पॉपुलेशन एंड फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड नंबर्स इन ईच सैंपल फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन p एंड वेरीफाई दैट। इसको वेरीफाई करना है आपने कि ये आंसर आपके पास आता है ठीक या नहीं। ओके, अब आप देखें टोटल पॉपुलेशन का साइज क्या है, 5 है, आपने सैंपल साइज लेना है 2 का, ठीक है। आप कैसे लेंगे, क्या तरीका कार होगा, आप सब जानते हैं कि विद रिप्लेसमेंट का केस है, तो विद रिप्लेसमेंट के केस में आप क्या करेंगे, 5 और ऊपर इसके पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है ना। तो आपके पास टोटल कितने सैंपल्स बनेंगे,
25, राइट, 25 बनेंगे। अब 25 सैंपल्स आपने ड्रॉ करने हैं। कैसे करेंगे? आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 आप ड्रॉ कर लें। विद रिप्लेसमेंट का केस है, 25 आपके पास सैंपल्स बनेंगे। कौन सा कोई मुश्किल काम है, आप लोग करें, ठीक है। अब यानी आपने ये बना लिए, देखें ये सैंपल्स आपको नजर आ रही है, ये सारे सैंपल्स जो हैं वो आपने बना लिए, ठीक है। ये 25 के 25 सैंपल आपके पास आ गए। अब आपने बच्चे क्या करना है, देखें 1 1, पहले वाला हम चलते हैं, पहले वाला देखते हैं। पहले वाले पे क्या था, 1 1 1 1 जो है, ये 1 और 1 का पेयर, यानी ये सिंगल बनेगा ना। जब आप 1 2 पे जाएंगे तो इसका मतलब है एक मैरिड होगा और एक सिंगल होगा, ऐसे ही है। फिर 1 3 को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सिंगल और सिंगल, 1 4 को आप सिलेक्ट करेंगे तो सिंगल और मैरिड। तो हम इंटरेस्टेड किस में, मैरिड में ना, तो फिर हम वहां पे नीचे लिखते जाएंगे। जैसे जैसे हम वो सैंपल्स बनाते जाएंगे, हम बताते जाएंगे कि नंबर ऑफ मैरिड मेंबर्स कितने। यानी 1 1 में तो कोई मैरिड नहीं था, यहाँ 0 लिख दिया। 1 2 में एक मैरिड था, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह हमने करना है, ओके। यानी सारे सैंपल्स बना लें और आप बता दें कि मैरिड कितने हैं। अब आपने क्या करना है, x डिवाइडेड बाय n करना है, ठीक है। n आपके पास क्या था, 2 था ना, तो हर एक को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी 0/2 1/2 0/2, ओके, अप टू सोन। तो ये आपने प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर्स निकाल लिया। अब आपके पास p आ गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टास्क होगा वो क्या होगा। अब आपने देखना है वैल्यू ऑफ p। जैसे आपने पहले वैल्यू ऑफ x निकाला था, x बार निकाला था, डिफरेंस निकाला था, और आपने देखा था, उनको अरेंज करके लिख लिया था कि ये 4 5 वैल्यूज आ रही हैं, और आपने आगे फ्रीक्वेंसी लिख ली। आपने देखा 0 कितनी दफा आ रहा है, 1/2 कितनी दफा आ रहा है, और 1 कितनी दफा आ रहा है। इसको आपने सम कर लिया। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, 9/25 हर एक को आपने डिवाइड करना है इससे, ठीक है। हर एक को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1, ओके। अब आपने क्या करना है, इसको आपने p ऑफ ये, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, ओके। यानी 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4th कॉलम आ जाएगा। आप 4th कॉलम को दोबारा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 वाले कॉलम से। जब आप कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 5th कॉलम आ जाएगा। ये दोनों कॉलम्स आपके पास आ गए। अब आप जानते हैं कि सिंपल म्यू ऑफ p कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है, ऐसे ही है। और इसी तरह आपके पास वेरिएंस कैसे निकलता है, वो भी सेम इसी तरह पैटर्न पे निकलता है, राइट। जब आपने ये निकाल लिया, फिर अब हमने वेरीफाई करना है इसके इक्वल है कि नहीं है, ऐसे ही है। अब देखें, अच्छा अब पाई क्या है, पाई है हमारे पास सक्सेस, ठीक है। सक्सेस है ना, और सक्सेस क्या होती है, हम जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं और डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, ऐसे ही है। आपके पास यहाँ पे मैरिड मेंबर्स कितने हैं, कितने मैरिड हैं, 1 और 2, 2 मैरिड हैं, और टोटल साइज क्या है, 5 है। तो आप 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा ही है। फिर आपके पास पाई आ गया, तो आपके लिए कोई मुश्किल है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, कुछ मुश्किल नहीं है ना। पाई इंटू 1 माइनस पाई अंडर रूट और डिवाइड बाई एन जो आ जाएगा, तो वो आपके पास पाई क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने वेरिएंस मांगा था, तो आप वेरिएंस निकालेंगे, अंडर रूट नहीं डालेंगे, ठीक है। तो या आपके पास प्रूफ हो रहा है। इट्स सो सिंपल, सो सिंपल। सिर्फ आपने ना प्रैक्टिस चाहिए, इस चैप्टर में आपको इंतहाई प्रैक्टिस चाहिए। जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखेंगे प्रोपोर्शन का एक और केस आ गया है। It is known that 3% of the persons living in Gujranwala city are known to have a certain disease। यानी आपके पास 3% लोग ऐसे हैं कि उनको एक डिजीज है, एक बीमारी है, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, 0.03, राइट। उन्होंने कहा फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज पर्सन इन रैंडम सैंपल ऑफ 500। यानी n की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी है 500। कुछ मुश्किल नहीं है, फार्मूले के अंदर आपने पुट करना है, डालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा और मीन भी आ जाएगा। अच्छा, अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब
यहाँ पर और वहाँ उस केस में क्या थोड़ा सा फर्क है देख लेते हैं, ठीक है। अभी इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता है इसके मीन और वेरिएंस में। मीन इसका सेम है, ठीक है। वेरिएंस में क्या आता है, जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है कि वहां पे n माइनस एन अवर n माइनस वन, ये क्या था, ये करेक्शन फैक्टर था। तो करेक्शन फैक्टर इसके मीन में साथ में लगता है, ठीक है। तो ये हैं तकरीबन सेम ही, सिर्फ ये है कि आपके पास, और ये भी बात याद रखिएगा कि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए एग्जांपल 11.13 जो है, इसके अंदर उन्होंने कहा कि आपने सारे पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ करने इससे, ठीक है। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आप लोगों को पता है कि आपने कोई चीज रिपीट नहीं करनी होती। आप पहले यूं करेंगे, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का और सॉरी 1 का 2, फिर 1 का 3, 1 का 4 और 1 का 5 के साथ। फिर आपने पीछे भी नहीं जाना और आगे आगे देखना है, फिर 2 का 3 का, 2 का 4 का और 2 का 5 का, फिर आगे से 3 और 4 का और 3 और 5 का, फिर 4 और 5 का। इस तरह से आपने सैंपल ड्रॉ करने। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सैंपल साइज क्या, वो आपके पास कितनी आ रही हैं ऑब्जर्वेशंस, कितने सैंपल्स बनेंगे। आपके पास टोटल 5 है ना, तो 5C2 कर लें, 5C2 कर लें, तो आपके पास पता चल जाएगा आपको कितने, मेरे ख्याल 10 बनते हैं। देख लें 5C2 क्या बनता है। अच्छा, अब आपने पाई निकालना है। पाई कैसे निकलेगा, आप ये देखेंगे कि आपके पास आपके आपने कितने साइज का सैंपल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने आपको, सॉरी सैंपल ड्रॉ नहीं करना, आप ये देखेंगे कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि आप प्रोपोर्शन निकालने चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स इन द सैंपल्स, ठीक है। इवन नंबर्स कितने हैं इसमें, एक ये है और एक ये है, दो ही है ना, बाकी सब तो ऑड है। और टोटल कितने नंबर्स हैं, 5 हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपके पास पाई आ जाएगा। तो इवन आ गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखना है, अगेन उसी तरह ये बनाएंगे आप। ये देखें आप में आप देखें कुछ भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 3 2 4 2 5, जिस तरह मैंने आपको बताया है, ठीक है, वैसे निकाल लें। फिर आप इवन नंबर्स देख लें, इन दोनों में इवन नंबर कितने, एक, इन दोनों में 0, इन दोनों में एक, ये निकाल लें। पी निकाल लें x बाय एन, ये चीज निकाल लें। इसी तरह हम p में ही इंटरेस्टेड हैं, x बाय एन, यानी हमारे पास n क्या है, वो तो 2 ही है, 2 का सैंपल लिया था ना। और इसको डिवाइड कर दें, आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर आ जाएगा, ओके। फिर अगेन वैसे ही करना है, पी ले लें, देख लें पी क्या है। फिर ये देखें कि एफ ये कितनी कितनी बार आया है, ये यानी ये 0 कितनी बार आया है, ये कितनी बार आया है। फिर आप अगेन क्या करेंगे, एफ पी आप निकालेंगे, एफ ऑफ पी यानी 6 को डिवाइड करेंगे इसके टोटल पे, 12 को डिवाइड करेंगे इसके टोटल पे, 2 को डिवाइड करेंगे इसके टोटल पे, ये वाला कॉलम जनरेट हो जाएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, पी को मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ पी के साथ, फोर्थ कॉलम आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 1 वाले के साथ, तो आपके पास फिफ्थ कॉलम आ जाएगा, राइट। फिर आप देखें म्यू ऑफ पी निकालना है आपने, तो म्यू ऑफ पी इस तरह निकलेगा। फिर इसी तरह सिग्मा स्क्वायर निकालना है, वो भी सिंपल फॉर्मूला इस तरह। आपने वेरीफाई करना है, आप वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करें, आप देखेंगे कि आंसर ठीक आ रहा होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है ना, इसलिए वेरिएंस में करेक्शन फैक्टर लाजमी आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में करेक्शन फैक्टर लाजमी आता है। अब आगे जो हमारा केस है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शंस P1 माइनस P2। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वही सारी चीजें हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। हमने एक्स बार के लिए पढ़ा, ठीक है, फिर हमने दो बल्कि पहले हमने सिंपल एक्स के लिए पढ़ा, फिर हमने एक्स बार के लिए पढ़ा, फिर हमने एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 के लिए पढ़ा। अब आप देखें यहाँ पर क्या है कि हमने पहले पी के लिए पढ़ा, राइट, और पी में हमने पहले देखा था बर्नौली का केस, ठीक है। बर्नौली के केस में हमने क्या चीज देखी थी
कि हमने सिंपल 2 आउटकम्स देखे थे और हमने विद रिप्लेसमेंट देखा था, फिर हम हाइपर ज्योमेट्रिक की तरफ आए। हाइपर ज्योमेट्रिक भी बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इंशाल्लाह आगे जाके मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने जब काम किया तो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट को देखा। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने करेक्शन फैक्टर को साथ में अटैच करना है, राइट। जब आप आते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शंस, तो वहां पर आप क्या करेंगे, अगेन वही सारी चीजें रिपीट होंगी जो आप पहले पढ़कर आए हैं, ठीक है। इसका देखें म्यू, देखें म्यू क्या है। दो का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो पाई 1 माइनस पाई 2 हो जाएगा ना, ऐसा ही है, यही हो जाएगा। फिर इसी तरह सिग्मा स्केयर P1 माइनस P2 लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, ये आपके पास विद रिप्लेसमेंट का केस है, दोनों को ऐड किया आपने, ठीक है, दोनों को आपने ऐड किया है और ये विद रिप्लेसमेंट का केस है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको करेक्शन फैक्टर नजर नहीं आ रहा, राइट, ठीक है बच्चे। फिर आगे एक मिनट, कुछ रहे तो नहीं गया मिस। हाँ देखें, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आपके पास बाकी सारी चीजें सेम होंगी। एक्स यानी अगर आप मीन निकालना चाहते हैं, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो सेम ही होगा। लेकिन जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट में आते हैं और आप वेरिएंस निकालते हैं तो करेक्शन फैक्टर को मस्ट आपने अटैच करना है। बार बार मैं आपको कह रही हूँ, करेक्शन फैक्टर को लाजमी अटैच करें विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, भूलना नहीं है इसको, कतई नहीं भूलना, ठीक है। अच्छा ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। अगेन वही, अगर आपने कल वाली एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आप याद रखें कि आपके पास यहाँ पर उन्होंने बहुत आसान करके चीजें बता दी हैं, बिल्कुल इजी बता दी हैं, ठीक है। उसके बावजूद अगर आपको समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क, ओके। अब अब आपको वो क्या बता रहे हैं, पी जो है वो आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स है, एक सैंपल साइज है उसमें n1 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और आपने विद रिप्लेसमेंट के तौर पे आपने सेलेक्ट करना है, वैल्यू क्या है 4 और 5। फिर P2 जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर है इन सैंपल साइज n2 की वैल्यू क्या है 2, और विद रिप्लेसमेंट ही सिलेक्ट करना है दूसरी पॉपुलेशन किस पे मुश्तमिल है 2, 3 और 6 पे। फ्रॉम अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल P1 माइनस P2 वेरीफाई दैट। अब आपने ये वेरीफाई करना है, बिस्मिल्लाह करके करें। देखें पॉपुलेशन 1 ये है, ठीक है। अब इसमें ऑड नंबर्स कितने, 5 है ना, एक ही है, ठीक है। इसमें ऑड नंबर कितने, इसमें तो एक है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 2 लिखा हुआ है, आप इसको गलत कर दें, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, 1 है, एक है, ठीक है। 4 और 5 में से ऑड नंबर एक ही है ना, तो एक ही हो गया। अब n की वैल्यू क्या है 2 है, तो आप डिवाइड कर दें, पाई 1 निकल आएगा 1/2 से। फिर इसी तरह आप ये भी देख लें कि आपके पास पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे, तो जाहिर आपके पास दोनों 2 हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसे ही है। फिर आगे इसी तरह उन्होंने 4 के 4 आपको निकाल के बताए हैं। अब इसमें सैंपल प्रोपोर्शन भी चेक कर लें, इन दोनों में ऑड नंबर्स कितने 0, इन दोनों में कितने 1, ठीक है, ऐसे ही है ना, 1 है ना तो 1/2 हो जाएगा। इन दोनों में कितने 1 तो 1/2 है, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पर कितने 1, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2 है ना तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये उन्होंने सैंपल प्रोपोर्शन निकाल के दिया हुआ है 1, ठीक। फिर इसी तरह सेकंड वाली पॉपुलेशन देख लें, राइट, यानी आप पॉपुलेशन के लिए भी निकाल लें और सैंपल के लिए भी निकाल लें, कोई मुश्किल बात नहीं है। आप यहाँ पे दोनों साइडों पे आप लिख लें, ठीक है, क्योंकि आपने डिफरेंस लिखना है। तो P1 जो आ रही थी वैल्यूज वो यहाँ लिख लें, P2 की यहाँ लिख लें, दोनों को माइनस करते चले जाएं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इस तरह करके, यानी इस सारी रोज को, इस सारे कॉलम को इस सारी रोज से माइनस करना, आपके पास ये नीचे वाला पूरा टेबल जनरेट हो जाएगा। फिर आप अगेन इनमें से देखेंगे कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, और फिर उनकी आगे से ये देखें ये वैल्यूज आ रही हैं, ये कितनी कितनी दफा आ रही हैं ये देखना है आपने। अब आप प्रोबेबिलिटी देखेंगी, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 36, 6 डिवाइडेड बाई 36, इस तरह। अब पहले और तीसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, चौथा कॉलम आ जाएगा, राइट। चौथे और पहले को मल्टीप्लाई करेंगे तो पांचवा कॉलम आ जाएगा, राइट। आपके पास ये कॉलम आ गया, आप अगेन लगाएं फार्मूलाज और आप इसको चेक कर लें।
ये देखें म्यू P1 माइ ये निकाल लिया और इस तरह सिग्मा वाला निकाल लिया। अब वेरीफाई भी कर लें, तो वेरीफाई करना कौन सा मुश्किल काम है, वेरीफाई कर लें कि आपका पॉपुलेशन और सैंपल वाला सेम है या नहीं। ठीक है, आगे वाला जो है वो आपने खुद करना है, क्योंकि ये बेसिकली पीछे वाले से मिलता जुलता है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बहुत आसान है, इसमें आपको सैंपल्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी जो सारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैं या कुछ रह गया हो तो इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे यहाँ से आगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या करना है, सारी जो एक्सरसाइजेस हैं पीछे वाली और डेफिनेशंस हैं और जो आपके पास एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सारे आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लेने हैं। पेज नंबर 66 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। राइट, अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। आज का लेक्चर बहुत इजी था। जी बच्चे पूछें अगर किसी का कोई सवाल है। समझ में आया है? यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, शानजा आपको समझ में आया है? ठीक है, आप लोग ट्राई किया करें बच्चे के आप लोगों ने ना अपने नाम के साथ आना है क्लास में। राइट, मुझे पता चलता चाहे कौन है, अपने वालिद के भाई के नाम से नहीं आना। चलें, बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।